हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी माल्स में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लेके आए हैं साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा दोस्तों। और ये टॉपिक है जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए और ख़ास करके जो अभी हाल ही में एक शायद 78 पोस्ट हुआ, उसके अलावा आगामी एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल हो या बीपीएससी एईडी हो, उसके लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना कुछ देरी किए हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं पहला प्रश्न पे कि पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है। मतलब बोल रहा कि प्रकाश की अनुपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह कहाँ होता है। तो स्ट्रोमा में होता है दोस्तों। किस में होता है? स्ट्रोमा में प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ग्रेना है तो दोस्तों ग्रेना में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है दोस्तों। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं कि यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है और इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ देगा कि केल्विन चक्र किसे कहा जाता है, तो अंधकार में जो अभिक्रिया होती है उसे ही क्या बोलते हैं? केल्विन चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस नियम के कारण पानी की बूंदें गोल होती है दोस्तों। तो पानी की बूंदें गोल किसके कारण होता है? आप लोग को पता होगा कि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। तो पृष्ठ तनाव क्या है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव द्रव की सतह को न्यूनतम क्षेत्रफल में समेटने की कोशिश करता है, इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो आप लोग देखते हैं दोस्तों कि डिटर्जेंट डालने से क्या होता है, पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है, जिससे कि वो आसानी से कपड़े में फंसकर गंदगी को साफ कर देता है। तो पानी से जो कपड़ा साफ कर रहा है दोस्तों, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मानव आँख का निकट बिंदु क्या है। मतलब वो एक ऐसा बिंदु, मतलब जिसके इतने न्यूनतम से कम तक वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, तो ये न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होता है। व्याख्या देख लेते हैं। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 सेंटीमीटर से और हम करीब लेके जाएंगे किसी वस्तु को तो हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। स्पष्ट वस्तु को देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुएं किस तरफ पाई जाती है। तो देखिए ये आधुनिक आवर्त सारणी है, तो अधातुएं किस तरफ पाया जाता है? ये बाईं तरफ हो गया और ये दाईं तरफ हो गया। तो दाईं तरफ पाया जाता है जो कि पी ब्लॉक में पाया जाता है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दाईं तरफ पाई जाती है। व्याख्या देखते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों में अधिकांश अधातुएं दाईं ओर स्थित होती है और पी ब्लॉक के तत्वों में कहाँ से कहाँ तक? 13 से 18 तक आवर्त में पाया जाता है। कितना से? 13 से 18 तक क्या है? पी ब्लॉक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो आप लोग को पता है कि विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक है और ये मुख्यतः छोटी आंत में भी ये पाया जाता है। विटामिन के इसका संश्लेषण होता है। फिर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वीड होता है और विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं कि विटामिन के जिसे के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी होती है दोस्तों। तो आप लोग को पता है शुद्ध सोने की शुद्धता 24 कैरेट की होती है, लेकिन ज्वेलरी बनाने के लिए 24 कैरेट के यूज़ नहीं किया जाता। उसमें कुछ धातु मिलाया जाता है जिससे कि कठोर हो जाए दोस्तों, क्योंकि शुद्ध सोना जो 24 कैरेट है वो बहुत काफ़ी मुलायम होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगर विद्युत धारा का नापने के लिए हम लोग एम मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर मतलब विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। एम मीटर को हम लोग किस में लगाएंगे दोस्तों? तो एम मीटर को पूछता है कभी कभी, तो सीरीज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं दोस्तों? पैरेलल में लगाते हैं। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। व्याख्या देख लेते हैं कि एम मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फिर देख लेते हैं कि यहाँ क्या है दोस्तों। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आप लोग को पता है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। और ये क्या है दोस्तों? सिंगल झिल्ली से घिरा हुआ होता है। कभी पूछता है कि किसकी झिल्ली सिंगल होती है, मतलब एकहरी झिल्ली होती है, तो लाइसोसोम की। राइबोसोम क्या है दोस्तों? प्रोटीन फैक्ट्री का निर्माण कहा जाता है। इसमें कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें डबल झिल्ली पाया जाता है दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि इसमें व्याख्या देखते हैं कि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा कभी कभी इसी को बोलता है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र देख लीजिए कि NaHCO3 हो गया बेकिंग सोडा का फार्मूला। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो आप लोग को पता है कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है दोस्तों? ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? ठोस। देख लीजिए कि कौन है। तो यहाँ पे दिया ठोस,
तो ठोस में होता है दोस्तों। और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक यांत्रिक तरंग है, याद रखिएगा, क्योंकि ये एक यांत्रिक तरंग है इसलिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है, धा से ध्वनि, अब बीच में धा आ रहा तो अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि। व्याख्या देख लेते हैं कि ठोसों का घनत्व और प्रत्यास्थ अधिक होने के कारण ध्वनि तेज चलती है। ठोसों का घनत्व और प्रत्यास्थता अधिक होने के कारण ध्वनि तेज चलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो आप लोग को पता है कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मनुष्य और पक्षी के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। दो कोष्ठक किस में पाया जाता है दोस्तों? 2 कोष्ठक मत्स्य में पाया जाता है। और 3 कोष्ठक किस में पाया जाता है दोस्तों? 3 कोष्ठक पाया जाता है उभयचर और प्लस सरीसृप में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि ओम का नियम किसके बीच संबंध को बताता है? ओम का नियम किसके बीच संबंध को बताता है? तो आप लोग को पता है V = IR होता है। तो V से क्या हो जाएगा दोस्तों? विभवांतर, और I से हो जाएगा करंट, मतलब धारा। तो विभवांतर और धारा के बीच के संबंध को दर्शाता है ओम का नियम। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछता है, एज इट इज न्यूमेरिकल उठा के देता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग को पता है कि लोहे पे जंग लगना ये क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन ऐड होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन का त्याग होता है। और अपचयन में इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन का क्या होगा? हटेगा या त्याग होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन का जुटेगा दोस्तों, जुटेगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि जानते हैं, ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। कहाँ पे? मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। और ये सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो आप लोग को पता है कि एल्कीन एल्काइन, तो एल्काइन का हो जाएगा CnH2n -2। तो एल्काइन का सूत्र हो जाएगा, देख लीजिए कि CnH2n -2 हो जाएगा एल्काइन का। और अल्केन का क्या होगा दोस्तों? तो CnH2n+2 अल्केन का सूत्र हो जाएगा। और एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। अल्केन का क्या हो जाएगा? CnH2n अल्केन का हो जाएगा, अल्कीन का। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि इसमें कार्बन के बीच त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों। अल्काइन में क्या होता है दोस्तों? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों। क्या होता है? अल्केन में एक सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि तारे क्यों टमटमाते हैं? तो तारे को जानते हैं दोस्तों, तारे क्यों टमटमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों? तारे टमटमाते हैं या टिमटिमाते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ देख लेते हैं कि व्याख्या वायुमंडलीय की परतों के बदलते घनत्व के कारण होता है, तारे टिमटिमाते हैं। क्यों भी किसी भी अगर प्रश्न में दिया जाए कि किसी वस्तु का भार मतलब किसी वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से चपटा दिख रहा है या उथला दिख रहा है या थोड़ा सा उभरा दिख रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। और प्रकीर्णन में मतलब प्रकाश का बोध हो, मतलब प्रकाश अगर लाल दिख रहा, नीला दिख रहा, काला दिख रहा, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग को पता है कि डायबिटीज़ होता है इंसुलिन की कमी से, मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? अग्न्याशय के बीटा सेल से। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? अग्न्याशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। एनीमिया क्या है दोस्तों? रक्त में लोहे की कमी को क्या होता है? रक्त की कमी होता है, लोहे की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है। घेगा क्या होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से घेगा हो जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं कि इंसुलिन ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है दोस्तों। फिर है दोस्तों यहाँ पे है कि सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा पारा का। तो आप लोग याद रखिए चपरासी, पारा से हो जाएगा पारा, और पारासी, सी से हो जाएगा सिनेबार। तो क्या है दोस्तों? सिनेबार किसका है? तो पारा का है। तो HGS पारे का मुख्य अयस्क है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। तो इसका देख लेते हैं, सूर्य ही प्राथमिक ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो आप लोग को पता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और P क्या होता है दोस्तों? 1/f होता है, जहाँ f फोकल लेंथ होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो f दिया हुआ है
20 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 20/100 होगा, तो क्या होगा 0.2 मीटर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला बता दिए 1/0.2, तो आ जाएगा इसका दोस्तों +5 डायोप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्या है कि टेस्ट क्रॉस का उद्देश्य क्या है। टेस्ट क्रॉस का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाना। अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाना क्या है दोस्तों, टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस का उद्देश्य यही है कि अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाना। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं कि अज्ञात जीनोटाइप जानने के लिए एक इसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, इसे ही टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि विकर्ण संबंध किन तत्वों में होता है। विकर्ण संबंध किन तत्वों में होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिथियम और मैग्नीशियम। आप लोग पता है कि लिथियम क्या है दोस्तों, लिथियम हेलिना हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, लिथियम स्टार्ट होता है, और यहाँ से क्या होगा, बेरिलियम के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम स्टार्ट होगा। तो ये दोनों विकर्ण स्थिति दर्शाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम और मैग्नीशियम। फिर है कि प्लाज्मोडियम में प्रजनन की विधि क्या है। प्लाज्मोडियम में प्रजनन की विधि क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविखंडन। मुकुलन से किस में होता है दोस्तों, यीस्ट और हाइड्रा। यीस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन में होता है। और पुनर्जनन किस में होता है दोस्तों, तो प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि टिंडल प्रभाव किस में देखा जाता है। टिंडल प्रभाव किस में देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलाइडी विलियन में क्या होता है, टिंडल प्रभाव दिखता है। टिंडल प्रभाव से ऐसे समझिए कि अगर किसी भी रोशनदान से प्रकाश आता है तो उसमें धूल कण के कारण क्या होता है, प्रकाश कुछ दिखता है, उसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो क्या है, कुलाइडी कण प्रकाश को फैला देते हैं, यही है टिंडल प्रभाव। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। किस में होता है, लीवर में होता है। और लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों, लीवर है, लीवर है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, एस्टर की गंध कैसी होती है दोस्तों, तो एस्टर की गंध कैसी होती है, मीठे फलों जैसी होती है एस्टर की गंध। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यदि यदि धारा को दुगना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। यदि धारा को दुगना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। आप लोग को फॉर्मूला पता है कि H=I² होता है। तो H=I² हम लोग लेंगे, और आई बोल रहा है, धारा बोल रहा है दुगना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो H= कितना हो जाएगा, 4। मतलब धारा का हाथ कितना हो जाएगा, ऊष्मा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी, ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्वों तक ही सीमित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही सीमित था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि फिर है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है किसके बने होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सी है डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र किसके बने होते हैं दोस्तों, तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं कि ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मेल से बने होते हैं गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, समस्थानिक में किसकी संख्या समान होता है दोस्तों। तो समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या, समस्थानिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ये याद रख लीजिएगा। फिर है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ कि एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है। तो एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, वृद्धि को रोकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है दोस्तों, वृद्धि रोधक है। तो कभी कभी पूछता है वृद्धि रोधक कौन है दोस्तों, वृद्धि रोधक कौन है, एब्सिसिक। और वृद्धि बढ़ाने का मुख्य कार्य किसका है दोस्तों, तो जिब्रेलिन का है। और फल पकाने का मुख्य कार्य किसका है दोस्तों, तो एथिलीन का है, एथिलीन का। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। तो सबसे कम विचलन अगर पूछे तो लाल रंग का होता है, और सबसे अधिक विचलन पूछे तो ये बैंगनी रंग का होता है दोस्तों। अब क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, सबसे कम विचलन होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन भी लाल रंग का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है दोस्तों, लाल रंग का होता है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बने हैं दोस्तों, प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व कहाँ कहाँ है दोस्तों। तो आधुनिक आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व है दोस्तों, समूह जो है 3 से 12 तक के जो तत्व है, 3 से 12 तक को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसी को डी ब्लॉक बोला जाता है। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व है इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए कि इन्हें ही डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
और एटीपी वायवीय श्वसन में 38 एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। कितना एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अवायवीय श्वसन में कितना होता है दोस्तों? मात्र 2 एटीपी का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है? तो आप लोग को पता है कि जल का घनत्व अधिकतम बी जो है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसको 4 डिग्री सेल्सियस कर लीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम तापमान होता है। ये कहा था अधिकतम तापमान किस पर होता है या घनत्व किस पर होता है दोस्तों? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि आयतन और घनत्व क्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि आनुवांशिक सामग्री का वाहक किसे माना जाता है? तो आनुवांशिक सामग्री का वाहक जीन को माना जाता है। आप माता पिता के जो भी लक्षण ले रहे हैं वे जीन के कारण ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा जीन। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि साबुनीकरण या सपोनिफिकेशन, जिसे साबुनिफिकरण में क्या बदलता है दोस्तों? तो ये क्या होता है कि साबुन और ग्लिसरॉल में बदलता है। ग्लिसरॉल क्या है? अंतिम उत्पाद है दोस्तों। ग्लिसरॉल क्या है? अंतिम उत्पाद है या उप उत्पाद को ग्लिसरॉल बनता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो देख लीजिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसको मान लिया जाए तो ये उत्तर से हमेशा निकलेगी दोस्तों और दक्षिण में इंटर करेगी, दक्षिण में इंटर करेगी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलेगी और दक्षिण में इंटर करेगी। और अंदर में क्या होगा दोस्तों? दक्षिण से ये होगा इसका। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि मानव मादा जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? तो आप लोग को पता है कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है। मादा का क्या होता है? अंडाशय, और नर का क्या होता है? स्पर्म जाके कहाँ मिलता है दोस्तों? तो फैलोपियन एक ट्यूब है, वहीं पे क्या होता है? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा दोस्तों? जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग गायब हो जाएगा। क्योंकि कॉपर सल्फेट का कैसा रंग होता है दोस्तों? नीला रंग होता है, जिसे बोलता है नीला थोथा बोला भी जाता है। तो क्या होगा दोस्तों? तो जिंक को कॉपर सल्फेट पे क्या होता है? विस्थापित कर देता है। जिंक है, कॉपर सल्फेट को विस्थापित करके क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट बना देगा। जिंक सल्फेट बनाएगा तो ये कैसा रंग बना देगा दोस्तों? हरा रंग, हरा रंग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि बायोगैस संयंत्र में कौन सी बैक्टीरिया काम करता है? बायोगैस संयंत्र में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथनोजेन। मेथनोजेन बैक्टीरिया काम करता है। और लैक्टोबैसिलस तो आप लोग को पता है, ये दही में पाया जाता है। राइजोबियम जो कि है दलहनी फसलों में पाया जाता है राइजोबियम। और ई कोलाई जो कि आंत में पाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों? ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो ओजोन परत जो क्षरण होता है, मतलब उसका ह्रास होता है, तो क्या होता है? कौन सा गैस के कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी जो गैस है उसको बैन कर दिया गया है। और ओजोन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था दोस्तों? तो 1987 में हुआ था, जो कि ओजोन क्षरण से संबंधित है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो आप लोग को पता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयुक्त होता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयुक्त होता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि परमाणु की तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? परमाणु की तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है 2n²। तो 2 हो गया। अब कौन सा कक्षा बोल रहा है दोस्तों? तीसरा। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिया 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। तो परमाणु के तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। जितना बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2n²। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का अनुपात क्या है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3:1 हो जाएगा। एक्वारेजिया का क्या काम है दोस्तों? सोना हो गया। और क्या है दोस्तों? सोना जैसे धातु को किस में घुलता है दोस्तों? एक्वारेजिया में घुलता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि वसा का पाइसीकरण कौन करता है दोस्तों? तो आप लोग को पता है कि वसा का पाइसीकरण कौन करता है? पित्तरस क्या करता है दोस्तों? वसा का पाइसीकरण करता है। और वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों? तो लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों? लाइपेज एंजाइम। अब पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो आप याद रख लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध दो चीज पर निर्भर करता है, एक पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ की तापमान पर। किस पर? पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ की तापमान पर, बस दो ही चीज पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि पदार्थ की प्रकृति पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
कि अक्रिय समूह के जो अक्रिय गैसें किस समूह में होता है, तो आप लोग को पता है कि समूह के 18 के जो जितने भी तत्व है उसे अक्रिय गैस कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है दोस्तों, अक्रिय गैसें हैं। आज समूह 17 के समूह को क्या कहा जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, तो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। अब बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि एथीन जो C2H4 में कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जाता है, तो आप लोग को पता है कि इथीन में कार्बन के बीच कैसा बंध पाया जाएगा, दो बंध पाया जाएगा, क्योंकि एल्कीन समूह का है। एल्कीन में क्या होता है दोस्तों, एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड पाया जाता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये क्या है, एल्कीन समूह का संबंध है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, तो ये कहाँ बनता है दोस्तों, रेटिना के सामने बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के सामने बन जाता है प्रतिबिंब। बनना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन क्या होता है, रेटिना के सामने बन जाता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन दूरदृष्टि में पीछे बन जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है। आप लोग को पता होगा कि जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि रंध्रों का खुलना और बंद होना, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो द्वार कोशिकाओं में पानी पर निर्भर करता है। द्वार कोशिकाओं में पानी पर निर्भर करता है रंध्रों का खुलना और बंद होना। अगर द्वार कोशिका में पानी भर जाती है दोस्तों, तो रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। क्या होता है, रंध्र फूल के खुल जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय का कार्य क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा की दिशा को उलटना विद्युत मोटर में विभक्त वलय का काम है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग को पता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 ही को क्या बोलते हैं, आसूत जल बोलता जाता है दोस्तों, जो कि उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और 7 जो पीएच मान है शुद्ध जल को आसूत जल कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के पौधे लंबे क्यों होते हैं। मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के पौधे लंबे क्यों होते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई प्रभावी गुण है, क्योंकि लंबाई जो है प्रभावी गुण है, और ये लंबाई प्रभावी गुण का अप्रभावी गुण को प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो आप लोग को पता होगा कि सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि लेंस का सूत्र पता होगा दोस्तों, कि लेंस का सूत्र क्या है दोस्तों, तो लेंस का सूत्र है 1/f इक्वल टू, देख लीजिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कभी कभी यहाँ पे ही दे देगा एज इट इज, गलती हो जाएगा दोस्तों, तो पहले 1/v है और माइनस 1/u है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अग्न्याशय से प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम निकलता है, तो अग्न्याशय से कौन सा पाचन के लिए, प्रोटीन पाचन के लिए। अब प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है दोस्तों, ट्रिप्सिन। तो अग्न्याशय से 3 एंजाइम निकलता है, उसको याद रखिएगा, टाल से, TAL, टाल। T से ट्रिप्सिन हो जाएगा, A से एमाइलेज हो जाएगा, L से लाइपेज होगा। T से ट्रिप्सिन, A से एमाइलेज, L से लाइपेज, अग्न्याशय से निकलता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी है दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड है दोस्तों, तो उभयधर्मी ऑक्साइड अल्युमिनियम का ऑक्साइड है दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड है, और जिंक का ऑक्साइड रहेगा, तो ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब ये उभयधर्मी है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है दोस्तों, देख लेते हैं कि पुष्प का अंडाशय वाला भाग जो है, अंडाशय वाला भाग जो फल बनाता है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, अंडाशय मादा जनन भाग है, वर्तिका क्या है, मादा जनन भाग है, लेकिन परागकोश क्या है दोस्तों, पुरुष जनन भाग है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि कार्बन का कौन सा अपूर्व विद्युत का सुचालक होता है, तो आप लोग को पता होगा कि ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्लोरीन क्या है दोस्तों, फ्लोरीन भी कार्बन का एक अपर रूप है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, निकलता है, बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि
सीने बार को गर्म करने पर क्या बनता है दोस्तों? तो आप लोग को पता है कि मरकरी ऑक्साइड बनता है। सीने बार क्या होता है दोस्तों? HGS होता है, HGS। इसको गर्म करेंगे तो मरकरी ऑक्साइड बनेगा। और सीने बार किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये पारा का अयस्क है, जो ऊपर बताया गया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि अनुवांशिक कूट की इकाई क्या है दोस्तों? तो अनुवांशिक कूट की इकाई को कोडॉन कहा जाता है, कोडॉन कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भारत में प्रयुक्त AC की आवृत्ति कितनी है दोस्तों? तो AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कितना है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी कितना है भारत में? 50 हर्ट्ज है। लेकिन DC मतलब न्यूयॉर्क में प्रयुक्त AC की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है दोस्तों। न्यूयॉर्क या USA में AC की आवृत्ति कितना है दोस्तों? 60 हर्ट्ज है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि जल का अपर्तनांक कितना है दोस्तों? तो जल का अपर्तनांक आप लोग को पता है कि 1.33 है। और वह 2.42 किसका है दोस्तों? तो हीरा का अपर्तनांक 2.42 है। आप कमेंट करके बताइए कि 1.50 किसका अपर्तनांक है। फिर किसे बोल रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि मीथेन दिया हुआ CH4 प्लस Cl2 को ये मतलब अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या मतलब CH3 जो CH3Cl प्लस HCl कैसी अभिक्रिया है? तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? मनुष्य में गुणसूत्र में कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों जोड़े पूछे तो जोड़ा हो जाएगा 23 जोड़ा। कितना जोड़ा हो जाएगा? 23 जोड़ा हो जाएगा। और सिर्फ संख्या पूछे तो 46 हो जाएगा। सिर्फ संख्या पूछे तो 46, जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा हो जाता है। कुल 46 है जो 23 जोड़े में होता है दोस्तों। और दो जो है दो गुणसूत्र क्या है दोस्तों? दो गुणसूत्र क्या है? लिंग निर्धारण करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है दोस्तों? तो प्रेरित धारा की दिशा बताता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और विद्युत जनित्र में जो धारा पता होता है जनरेटर में, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ से नियम से। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ से बल का पता लगता है दोस्तों, प्रेरित बल का पता। फिर है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और वायवीय श्वसन में 38 ATP, माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ATP का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है बी, CaSO4 मतलब CaSO4 मतलब 10 H2O। इसको याद रखिएगा, CaSO4 इंटू 10 H2O क्या होगा दोस्तों? जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्या है दोस्तों कि मृग मरीचिका का क्या कारण है दोस्तों? तो आप लोग को पता है कि प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका बनता है। मृग मरीचिका का मतलब होता है कि भ्रम पैदा करना। अगर कहीं भी गर्मी के दिन में आपको आभास हो रहा है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन करीब जाने पे पानी नहीं मिलता, वही है मृग मरीचिका, जो कि आभास होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों वृद्धि हार्मोन से क्या होता है दोस्तों? वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बौनापन हो जाएगा। आप में वृद्धि हार्मोन की कमी होगा तो बौनापन होगा। वृद्धि हार्मोन को किससे निकलता है दोस्तों? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि बायोगैस में मीथेन का कितना प्रतिशत होता है? बायोगैस में मीथेन 75% होता है। कितना परसेंट होता है? 75%, याद रखिएगा। फिर बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपसारी लेंस कहलाता है दोस्तों? तो अपसारी लेंस किसको कहा जाता है? अवतल लेंस को। अपसारी लेंस मतलब प्रकाश पड़ने पर क्या होएगा दोस्तों? फैल जाएगा, उसे अपसारी लेंस कहा जाता है। और अभिसारी लेंस होता है, प्रकाश पड़ने पे क्या होता है दोस्तों? प्रकाश पड़ने पे क्या होता है? स्कैटर हो जाता है, मतलब एक तरह यह हो जाता है, संकेंद्रण हो जाता है। ये उत्तल लेंस में अभिसारी लेंस होता है और अपसारी अवतल लेंस में होता है। फिर है कि रक्त का थक्का बनने वाली कोशिकाएं हैं। तो रक्त थक्का प्लेटलेट है दोस्तों। अगर देखिए आप लोग का ऑपरेशन अगर होने वाला है तो आपको प्लेटलेट्स अगर कम होगा तो ऑपरेशन नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए प्लेटलेट्स चेक करना जरूरी होता है ऑपरेशन से पहले। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है दोस्तों? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है दोस्तों? तो सभी हो जाएगा दोस्तों। विद्युत शक्ति का सूत्र हो जाएगा V/I। तो आप हम लोग लिख देते हैं V/I। P इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? ऐसे लिखिए, विद्युत शक्ति P इक्वल टू VI होगा दोस्तों। और V क्या हो जाएगा दोस्तों? I² R हो जाएगा, एक सूत्र हो जाएगा। और V²/R हो जाएगा, विद्युत शक्ति का सूत्र हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से सही। आप लोग खाली P इक्वल टू VI याद रखिए। अब V फिर क्या है? V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यहीं से I को I² R हो जाएगा।
नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि कार बैटरी में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों। तो कार का बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कार की बैटरी में प्रयोग में होता है। इसे क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। एसिड किंग ऑफ एसिड किसे बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों। तो हमने पहले बताया है कि 3 कक्ष है। उभयचर उभयचर प्लस सरीसृप में 3 कक्ष होते हैं, और मानव तलब पक्षी में, मानव मनुष्य मतलब स्तनधारी और पक्षी में 4 चेम्बर होते हैं, और मत्स्य में, मछली में 2 चेम्बर पाए जाते हैं हृदय। फिर है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो हमने बताया है पहले कि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। और सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। और बैंगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन भी सबसे अधिक पूछा जाए तो प्रकीर्णन भी बैंगनी का अधिक होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑक्सिन क्या है दोस्तों। तो ऑक्सिन क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। क्या है दोस्तों, तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। फिर है कि साबुन के अणु का जलरागी सिरा, साबुन के अणु का जलरागी सिरा क्या कहलाता है, तो इसका जलरागी सिरा आयनिक भाग कहलाता है। तो साबुन के 2 सिरे होते हैं, एक सिरा इधर और एक सिधर इधर। तो एक सिरा जलरागी कहलाता है, एक जल विरागी कहलाता है। जल रागी मतलब जल से इसको प्यार रहता है, और जल विरागी मतलब जल से इसको मतलब नफरत होता है। तो याद रखिएगा जल रागी और जल विरागी। जो जल रागी सिरा को जो होता है क्या कहलाता है, क्या है, ये आयनिक भाग है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो आप लोग को पता है कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, और शक्ति का इकाई मात्रक वाट होता है। शक्ति का वाट होता है, धारा का क्या होता है दोस्तों, एम्पियर, आवेश का क्या होता है, कूलॉम्ब होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसने तैयार किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया, तो दोस्तों मोजले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी। लेकिन सबसे पहले आवर्त सारणी का विचार 1869 में किसने दिया था, तो मेंडलीफ ने दिया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेफ्रॉन की किसकी छन्नी इकाई है, मतलब नेफ्रॉन की इकाई क्या है दोस्तों, कार्य की इकाई है किडनी। किडनी की कार्य इकाई क्या है दोस्तों, तो वे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है दोस्तों। फिर है दोस्तों कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। Na2 ऐसे याद रख लिएगा, Na2CO3 और इंटू 10H2O, कितना 10H2O हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं दोस्तों। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है दोस्तों, तो देख लीजिए ऑप्शन बी में है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि टिंडल प्रभाव किस गुण को दर्शाता है दोस्तों। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन अगर आए तो कोई भी कलर के बारे में पूछे, अगर लाल दिख रहा है, काला दिख रहा है, पीला दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, लाल पीला काला ब्लू कोई भी कलर हो या प्रकाश का बोध हो, तो प्रकाश को प्रकीर्णन को ही मारिएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों तो एड्स के किसके कारण होता है। तो आप लोग को पता है कि एड्स क्या है दोस्तों, वायरस के कारण होता है। और कौन सा वायरस है, HIV वायरस के कारण होता है। एड्स की टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। और एड्स में क्या होता है दोस्तों, टी लिम्फोसाइट मतलब जो है कि प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, कम जाता है दोस्तों। फिर है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है दोस्तों, मतलब जनरेटर का, जो विद्युत जनरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ये क्या होता है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इससे प्रेरित धारा को किससे निकाला जाता है दोस्तों, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ से पता किया जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो जैसे आप लोग को पता है कि सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी आधारित है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है दोस्तों, तो द्रव्यमान पर। क्या है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था मेंडलीफ का। और जितने भी थे मेंडलीफ थे या फिर न्यूलैंड थे या डोब्राइनर थे, ये तीनों का क्या था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। लेकिन मोजले का जो सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण था, ये परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, लेकिन परमाणु क्या है दोस्तों, परमाणु संख्या पे इसको सजाया था दोस्तों, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों, इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है। तो आप लोग को पता है कि इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय में होता है। अग्न्याशय के बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन की कमी हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो ओजोन परत आप लोग को पता है कि समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और हवाई जहाज लोग जो भी उड़ता है दोस्तों, तो कहाँ पाया जाता है, कहाँ उड़ता है दोस्तों, तो समताप मंडल में ही उड़ता है। और क्षोभ मंडल में जितना भी बारिश जो हो गया, धूल तूफान, ये सब होता है, ये सब होता है क्षोभ मंडल में। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि मीथेन का सही सूत्र है। तो आप लोग को पता है कि CH4 मीथेन होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं
तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट 100 प्रश्न यहाँ पे कराया गया है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप लोग को भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।